ढेर सारी खबरों के बीच ग्राहकों के काम की खबर। सबसे पहले ग्राहकों को बैंक के मामलों में शिकायत निपटाने में ज्यादा अधिकार मिल सकते हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से बनी कमेटी ने ये सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में और क्या कहा गया है बताने के लिए हमारे साथ है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, रिजर्व बैंक ने कमेटी बनाई, अब उसने सिफारिशें की हैं। ग्राहक खासतौर पे जो बैंकिंग कामकाज होते हैं उसमें उनके अधिकार और बढ़ेंगे। क्या कहती हैं ये सिफारिशें और कैसे ग्राहकों को फायदा मिलेगा? देखिए, इन सिफारिश को हम दो हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। एक हिस्सा जो बड़ी बातें बड़ी परिप्रेक्ष्य में कही गई हैं, दूसरा जो बहुत बारीक दिनचर्या रोजमर्रा के बैंक के साथ कामकाज में ग्राहकों को जो दिक्कत होती है उसको दूर करने की कोशिश की गई है। जो बड़े परिप्रेक्ष्य में बातें कही उसमें सबसे अहम बात मुझे ये लगी, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि जीवन का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, खाने का अधिकार है, इसी तरीके से इस कमेटी ने कहा है कि ग्राहकों को अपनी शिकायतों के निपटारे का अधिकार दिया जाए, राइट टू रिड्रेसल का अधिकार उनको दिया जाए जो उनके ग्रीवांसेस हैं, और इसके लिए पुख्ता इंतजाम किया जाए। दूसरी चीज कि रिजर्व बैंक को एक कस्टमर चार्टर नए सिरे से बनाना चाहिए, और नए सिरे से चार्टर ऐसा बनाए कि उस चार्टर को फिर लागू करना हो बैंकों को, ये सुनिश्चित करना चाहिए। एक कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स बनाया जाए जिस पर हर बैंकों की रैंकिंग की जाए, कहां पे इंडेक्स पे कौन बेहतर है, कहां पे कमजोर है। जो नो योर कस्टमर है उसके लिए एक सेंट्रल डेटाबेस हो, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो। ऐसा नहीं हो कि आप किसी एक बैंक पे जा रहे हो, वहां फिर से आपको केवाईसी लिख कहा जाए, जब आप जा रहे हैं लॉकर खुलवाने तो वहां फिर केवाईसी आपसे मांगी जाए, दूसरे बैंक पे किसी और काम से जाएगा वहां केवाईसी मांगी जाए। ऐसा ना हो, एक सेंट्रलाइज्ड डेटा हो जहां पे आपका केवाईसी हो, जब बैंक चाहे आपसे अनुमति लेकर के उस डेटा का इस्तेमाल करते हुए वो केवाईसी आपका कर ले। एक और महत्वपूर्ण बात कि होम लोन अगर किसी ने लिया है तो उनके लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है कि होम लोन लेने के दौरान क्या होता है कि आप घर के रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री कागज होते हैं वो आप बैंक को सौंप देते हैं, लेकिन जब आप होम लोन चुका देते हैं तो उस कागज को वापस बैंक से लेने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसमें कमेटी ने कहा है कि बैंक को सख्त हिदायत दी जाए कि एक तय समय सीमा में आप वो कागज वापस कर दीजिए ग्राहक को। कई बार ये कागज बैंक से गुम हो जाता है, खो जाता है, तो ऐसी सूरत में कागज मुहैया कराने की जिम्मेदारी बैंक की होनी चाहिए। इतना ही नहीं, जो भी डिपॉजिट अकाउंट खुलवाइए उसमें नॉमिनी तो जरूर से रखिए, लेकिन नॉमिनी को क्लेम करने के लिए ब्रांच आना पड़े ये जरूरी नहीं हो। ये आप नॉमिनी चाहे तो ऑनलाइन ही क्लेम कर सके, ये व्यवस्था करिए। बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या है। इतना ही नहीं, अलग अलग सर्विसेज जो बैंक हमसे लेते हैं, चेक लेने के एवज में चाहे दूसरे सर्विस के एवज सर्विस चार्ज लेते हैं, उस सर्विस चार्ज को इस कमेटी का मानना काफी ज्यादा है, उसको कम करना चाहिए। तो इस तरह से कई सारी व्यवहारिक सिफारिशें की हैं जो लागू हो जाएंगी तो बैंकों के साथ हमारा आपका जो लेन देन होता है काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और कई सारी मुसीबतें दूर हो सकती है। हालांकि कमेटी की सिफारिश है, रिजर्व बैंक ने लोगों की राय मांगी है, लोगों की राय आने के बाद फिर रिजर्व बैंक अंतिम आदेश जारी करेगा। जी, तो ये सिफारिशें वाकई इंटरेस्टिंग हैं और अगर लागू होती हैं तो निश्चित तौर पर बैंक ग्राहकों को काफ़ी सुविधा होगी और काफ़ी उनके अधिकार भी बढ़ते हुए नजर आएंगे और किफ़ायती भी रहेगा। जैसे लक्ष्मण बता रहे हैं कि कुछ चार्जेस हैं जिनको कहा गया है कि ज़्यादा है, इन्हें कम किया जाए या खत्म किया जाए। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। आगे बढ़े, ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना में अब तक 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। रेल दुर्घटना की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटना स्थल पर खुद मौजूद रहे आज भी और राहत और बचाव कार्यों को उन्होंने देखा। ट्रैक से मलबे को हटा दिया गया है और दोनों ही ट्रैकों पर आवाजाही शुरू हो चुकी है। कल रात में अफेक्टेड एरिया को रिस्टोर किया गया, उसके बाद से करीब 50-60 ट्रेन्स अफेक्टेड एरिया से गुजर चुकी हैं। बहुत तेज़ी से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ऑपरेशन नॉर्मलाइज हो रहा है। साथ ही साथ हम लोगों का पूरा फोकस आज दिन भर रहा किस तरह से पैसेंजर्स के परिवारों तक पहुंचकर बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, जहां भी हमारे पास सूचना है वहां पे रेलवे के कर्मचारी कोशिश कर रहे हैं परिवारजनों के साथ संपर्क करने की। और मैं सभी देश भर में परिवारजनों को निवेदन भी करूंगा कि आपके जो भी आपको सुविधा चाहिए, जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए, आप सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए जा चुके हैं, कॉन्टैक्ट करें। तो अब इस हादसे से आगे बढ़ती हुई चीज़ें और सीबीआई जांच की भी बात और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जहां पर जो घायल है या जिनके परिवार ने अपने लोगों को खो दिया है उनको बाद की चीज़ों में कोई दिक्कत ना हो, उसकी अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि पूरा ध्यान रख रही है सरकार। अब बात करते हैं पहलवानों की। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रेसलर्स
साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट अपनी नौकरी पर लौट गए हैं। तीनों रेलवे में नौकरी करते हैं। हालांकि साक्षी ने कहा है कि न्याय मिलने तक उनका यह सत्याग्रह चलता रहेगा। घरेलू रूट्स पर बेकाबू और आसमान छूती हवाई किरायों पर सरकार ने एयरलाइंस को सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार ने किराए कंट्रोल में रखने के लिए कहा है। आज इसको लेकर एक अहम बैठक हुई थी और इसमें क्या कुछ हुआ बताने के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, आपने 2 दिन पहले ही स्टोरी रिपोर्ट की थी कि जो डोमेस्टिक फेयर्स हैं वो इंटरनेशनल फेयर से ज़्यादा हो चुके हैं। सरकार इसका संज्ञान भी ले रही है। आज ये बड़ी मीटिंग थी, क्या कुछ निर्णय हो पाया? कोई एक्शन पॉइंट्स यहाँ से मिले हैं? जी, सरकार की तरफ से एयरलाइंस को साफ तौर पे हिदायत दी गई कि अभी चूंकि पीक सीजन है और बहुत सारी घटनाएं भी हो रही हैं, जैसे उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई, तो ऐसे मौके पर एक सीमा से, एक हद से ज़्यादा किराए बढ़ा जाना उचित नहीं है। और एयरलाइंस से कहा गया कि वो अपने जो कंपनी है उनके भीतर एक इंटरनल मैकेनिज्म तैयार करें कि जो हाईएस्ट फेयर है वो एक सीमा से ज़्यादा ना बढ़े। कुछ रूट्स का विशेष तौर पर प्रेजेंटेशन दिया गया, खासतौर पर दिल्ली से अहमदाबाद, दिल्ली से लेह हो गया, या फिर पुणे हो गया, या फिर जो है कोच्चि हो गया। ऐसे कुछ 3-4 जगह की बात कही गई जहां पे जो फेयर हैं वो 30,000, 40,000, 50,000 तक पहुंच चुके हैं। और ये कहा गया कि ये सुनिश्चित किया जाए कि इतने ज़्यादा फेयर ना हो इस समर शेड्यूल में। एयरलाइंस की तरफ से ये दलील दी गई कि ये जो आप फेयर देख रहे हैं इतनी ज़्यादा, वो सिर्फ 1 या 2% ही हैं। जो बाकी की सीटें हैं वो सामान्य फेयर पे जा रही है। लेकिन सरकार ने कहा कि वो जो 1-2% है वो भी ऐसा ना दिखे, क्योंकि किसी को अगर इमरजेंसी में कहीं यात्रा करनी पड़ी तो ऐसा ना हो कि उसके बहुत ज़्यादा देना पड़े, एक हद से ज़्यादा फेयर ना बढ़े। तो इस पर हिदायत दी गई। दूसरी जो चीज़ कही गई वो है कि जो गो फर्स्ट के खाली हुए स्लॉट्स हैं, कहा एयरलाइन से पूछा गया कि आप इसको कैसे फिल कर सकते हैं, उसके लिए एक कार्य योजना दिया गया। और तीसरी तरफ जो उड़ीसा में अभी जो रेल दुर्घटना हुई है उसके बाद जो अचानक से भुवनेश्वर के, चाहे दिल्ली से भुवनेश्वर हो या कोलकाता से भुवनेश्वर हो, वहाँ की जो अचानक से फेयर हाइक हुई है उस पर चर्चा हुई। और ये भी कहा गया एयरलाइंस को कि वहाँ सुनिश्चित करें कि मानवीय दृष्टि से बहुत ज़्यादा फेयर ना बढ़ाए जाएँ। और दूसरी तरफ जो कार्गो फैसिलिटी है, अगर कोई डिसीज्ड है जो कि जो पार्थिव शरीर है वो लाना चाहता है तो उसके लिए फ्री ऑफ चार्ज जो है एयरलाइन ये व्यवस्था करें कि उसमें बहुत ज़्यादा किसी को दिक्कत ना हो। तो 3-4 सुझाव दिए गए और एयरलाइन से कहा गया कि आप एक टाइम बाउंड मैनर में एक योजना बना के आए कि आप कैसे फेयर कम करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। जी चलिए, तो यहाँ पर कुछ तो संज्ञान लिया गया है। जो आसमान छूते किराए पहुंच गए थे, एयरलाइन से सवाल किया गया और पूछा गया है कि क्या कर रहे हैं आप ताकि किराए नॉर्मलाइज हो। शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। और अब लगे हाथ तो बात कर लेते हैं बाजार की। शुरुआती तेजी के बाद आज बाजार में ऊपर से मुनाफा वसूली देखी गई, मगर बाजार आखिर में तो बढ़त के साथ ही बंद हुए। सेंसेक्स 240 अंक चढ़ा और 62,787 पे पहुंचा, तो निफ्टी 60 अंक चढ़कर 18,594 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी हमने ऑटो, एनर्जी और इंफ्रा शेयरों में देखी। इसके अलावा रियल्टी, फार्मा, मेटल इंडेक्स भी आज बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहे। और अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। मॉर्गन स्टैनली के एमडी रिदम देसाई ने मॉर्गन स्टैनली की सालाना बैठक से पहले सबसे बड़ा इंटरव्यू और सबसे पहले इंटरव्यू सीएनबीसी आवाज को दिया है। रिदम का मानना है कि आईटी शेयरों में बहुत बड़ी गिरावट आने की आशंका नहीं है। उनका यह भी कहना है कि अमेरिका में आने वाली मंदी इस भाव में शामिल है। इस समय इंडियन आईटी को लेकर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि कोविड के बाद हमने मैसिव रैली देखी। आप पी को भले ही वो कुछ भी कहें, लेकिन एक बात बनने लगी थी कि 30 टाइम्स इज़ द न्यू नॉर्मल। लार्ज कैप आईटी में तो पूरी की पूरी वापस ज़मीन पर आ गई कंपनियाँ, लेकिन अब यहाँ से क्या? यूएस में हमारा नहीं मानना है कि रिसेशन आ रहा है, लेकिन कुछ सूत्रों का मानना है कि रिसेशन आएगा। रिसेशन में आईटी स्पेंडिंग कट्स आएंगे, तो ये अभी भाव में आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये भाव में आ गया है। यूएस रिसेशन इज़ प्राइस्ड इन, ओके। अब जो डिबेट है नया, एक्चुअली यूएस रिसेशन के परे जाता है, वो एआई पे है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कितना नुकसान होगा या कितना फ़ायदा होगा। मेरे हिसाब से अगले 3-4 साल में फ़ायदा है, उसके बाद नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये पूरा जो एआई का रोल आउट है उसके लिए कोडिंग करना पड़ता है। और कोडिंग में सबसे माहिर इंडियन इंजीनियर्स हैं, सबसे सस्ते इंडियन इंजीनियर्स हैं। तो आपको अगर बड़ी मात्रा में एआई का कोडिंग करना है तो ये पूरा जो रेवेन्यू है वो इंडिया को आएगा। तो मेरे हिसाब से ये भाव में आ गया है। अब देखते हैं, अगर यूएस रिसेशन आया और ख़राब रिसेशन आया और 4-5 क्वार्टर का ग्रोथ चला गया तो फिर हो सकता है कि और गिरावट आए, लेकिन बेस केस में आई थिंक इट्स प्राइस्ड इट।
10 साल में और कितना बदलेगा भारत और ब्रांड इंडिया का दुनिया में कैसे बजा है डंका, बदलते भारत की कहानी सुनेंगे रिदम की जुबानी आज शाम 7:57 पर। तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ आज इस खास इंटरव्यू के लिए, जहां पर मॉर्गन स्टैनली के एमडी रिदम देसाई रखेंगे अपनी राय। अनुज सिंगल CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर, उनके साथ अगला दशक भारत की ठसक और काफी कुछ ऐसी बातें जो आपको जानने को मिलेगी भारत की बात रिदम के साथ आज 7:57 पर। मॉनसून के लिए अभी और इंतजार करना होगा। औसतन मॉनसून 1 जून तक केरल पहुंच जाता है, मगर इस साल अभी तक मॉनसून का कोई अता पता नहीं है। इस पर मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। वैसे तो अक्सर मानसून 1 जून तक केरल पहुंच जाता है, लेकिन इस बार मानसून में देरी देखने को मिल रही है। बात करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार है। सर, किस वजह से देरी हो रही है, कहाँ अटका हुआ है मानसून? देखिए, जनरली अभी अगर आप देखेंगे मानसून के जो कंडीशंस है ऑन सेट ऑफ केरला का, हम वेस्टर्ली का स्ट्रेंथ देखते हैं, तो दूसरा OLR, ठीक है, और तीसरा हम रेनफॉल एक्टिविटी देखते हैं। तो अभी जो इसका वेस्टर्ली स्ट्रेंथ है अप टू 2.1 किलोमीटर है, 3.1 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, 3.63 जनरली। केरला में 1-2 स्टेशंस में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हुआ, मीन 6.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा। लेकिन उसके बाद क्या है कि जो क्लाउड पैच बना हुआ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की एसोसिएशन है, और हमारा उम्मीद है कि ये सर्कुलेशंस का लो प्रेशर जोन बन सकता है। इसके बाद हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि ये नियरली नॉर्थवर्ड मूव करेगा और डिप्रेशन की फॉर्म ले लेगा, और ये केरला के ऑनसेट पे इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली हम इसको डेली वॉच कर रहे हैं, और जैसे भी अपडेट होगा हम बाकी आपको कल बताएंगे कि क्या इसके रिलेटेड। तो सर, अभी कोई टाइम फ्रेम देना संभव नहीं है कि कब हिट करेगा मानसून, अगले 3 से 4 दिन में हिट करेगा? अभी हम उसको वॉच कर रहे हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस होगा तो हम स्टेटमेंट देंगे। और सर, इस डिले का रेन की मात्रा पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई ज्यादा इस पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उत्तर भारत में एक बार फिर से गर्मी की शुरुआत मुझे दिख रहा है कि हो गई है। 40 डिग्री के आसपास तापमान ऑलरेडी दिख रहा है। तो अगले 5 दिन का तापमान किस तरह से? देखिए, जैसे इससे पहले नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कंटिन्यूस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इन्फ्लुएंस था, जिसके कारण रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा था और टेम्परेचर सामान्य से कम थे। अब जैसे आप बता रहे हैं, क्लियर वेदर हो गया और टेम्परेचर में राइजिंग टेंडेंसी आ गई है, तो टेम्परेचर ग्रेजुअली 2 से 4 डिग्री पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बढ़ेंगे। लेकिन हम ये उम्मीद नहीं करें कि आने वाले 5 दिनों में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव आ जाए। लेकिन इस समय अगर आप भारत के बाकी हिस्सों की बात करें, ईस्ट इंडिया पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूस हीट वेव ग्रिप में है, और वहाँ पे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में आने वाले 5 दिनों में हमने हीट वेव वार्निंग दे रखा है, जिसके लिए बिहार और वेस्ट बंगाल के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट भी दे रखा है। CNBC से बात करने के लिए बहुत चलिए, तो मौसम का ताज़ा हाल, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा मॉनसून के लिए। हीट वेव्स कुछ हिस्सों में चल सकते हैं, गर्मी को अभी थोड़ा और सहना पड़ेगा। आगे बढ़ें, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन करने वाले ट्रेडर्स के लिए अच्छी खबर लाए हैं। ओपन डिजिटल ई कॉमर्स नेटवर्क ONDC ने B2C के बाद अब B2B फैसिलिटी भी लॉन्च कर दी है। इस नेटवर्क से जुड़े सेलर्स और बायर्स को न सिर्फ ज्यादा बिजनेस के मौके मिलेंगे, बल्कि जल्दी उनके लिए आसान और सस्ती दरों पर क्रेडिट फैसिलिटी भी मिलेगी। ONDC के CEO T कोशी से संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने B2B लॉन्चिंग पर खास बातचीत की। सर, सबसे पहला जो सवाल यह है कि आधिकारिक तौर पर आप लोगों ने बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन शुरू कर दिया है। 2 कंपनियों के बीच में हुआ है और बड़ा ही यूनिक नाम आपने रखा, ऑर्डर दे बेच, बड़ा यूनिक नाम था। अब ये आने वाले दिनों में B2B ट्रांजैक्शंस का क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं? अगर हम 6 महीने की बात करें तो कितना ट्रांजैक्शन, इसमें कितना स्कोप है, कितना? पहले मैं कॉन्टेक्स्ट बोलने दो। ये सब नाम हमने नहीं दिया है। बहुत लोग से हम बात कर रहे थे, जैसे हमने B2C में लास्ट ईयर किया, जो कंपनियों इनिशिएटिव से आया, हमारे साथ काम करने के लिए बहुत मदद किया, हमने उसको इनिशियली लाइव किया। सो एक था रैपिडो, दूसरा साइन कैच। सो उसने अभी अपना छोटा प्लेटफॉर्म चला रहा था, प्योरली वॉल गार्डन्स था। उसका मतलब उसका सेलर और उसका बायर से वापस बीच में बात, धंधा चल रहा था। अभी दोनों ONDC प्रोटोकॉल बनाया, बायर एप्लीकेशन, सेलर एप्लीकेशन, दोनों ONDC प्रोटोकॉल बनाया। सो रैपिडो का बायर्स को ज्यादा सेलर मिलता है, साइन कैच सेलर को ज्यादा बायर मिलता है। सो ऐसे साहब बहुत फायदा हो रहा है। सो ये एग्जाम्पल देके मैं, हमारा ये विश्वास है बहुत सारा प्लेटफॉर्म ऐसे आएगा और एक्सिस्टिंग नेटवर्क पार्टिसिपेंट भी ऐसे B2B प्लेटफॉर्म्स लेके आएगा।
डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लास्ट 1 वीक में जब तो उसने चालू किया अबाउट 160 ट्रांजैक्शन ने ज़्यादा किया। हमारे हिसाब से जितना पॉपुलैरिटी आ रहा है नेक्स्ट 2-3 महीने इसमें भी जबरदस्त ट्रांजैक्शन लेवल आएगा। जिस तरह से आपके प्लेटफॉर्म, आपके नेटवर्क पर, ONDC पर जो भी ट्रेडर्स बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए आएंगे, एक बड़ा कंसर्न रहता है क्रेडिट का, कि किस तरह से उनको मदद मिलती है। अभी तो इनफॉर्मल सेक्टर में उनको मदद मिल जाती है इधर उधर से। इस नेटवर्क पर किस तरह की उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस या क्रेडिट फैसिलिटी मिल पाएगी और उस कब तक ये हो पाएगा? दो चीजें उसमें, एक तो जब तो उसका ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाएगा, डिजिटली साइन ट्रांजैक्शन का रेपोजिटरी हो जाएगा। डिजिटली साइन ट्रांजैक्शन का मतलब है उसके हिसाब से बैंक को उसको क्रेडिट देने के लिए हो सकता है। दूसरा है हम बैंक वगैरह से सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह करके ये ट्रांजैक्शन से क्रेडिट एनेबल करने के लिए प्रोसेस और प्रोटोकॉल बना रहा है। हमारा इच्छा यही है ये सब जल्दी आएगा। हमने एक वर्किंग ग्रुप बनाया हुआ है कैसे ONDC का ट्रांजैक्शन से क्रेडिट का इनेबल करेगा। हमारे हिसाब से 2-3 महीने में वो भी लाइव हो जाएगा। एप्पल का इवेंट WWDC यानी वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस आज रात से शुरू होगा। इस खास इवेंट में नए रेंज के प्रोडक्ट पर से पर्दा हट सकता है। नए सॉफ्टवेयर, नए मैक्स और भी कई छोटे बड़े बदलाव कंपनी कर सकती है। इस इवेंट से क्या उम्मीद की जा सकती है, बता रही है हमारी संवाददाता शिवानी घरत, जो इसे अटेंड करने के लिए इस वक्त अमेरिका में है। एप्पल का मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट ऑलमोस्ट एक डेकेड में इस मंडे को एक्सपेक्टेड है, जहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी को एक ऑल न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये एक बड़ा लॉन्च होगा सिंस प्रोबेबली एन एप्पल वॉच। इसी के साथ साथ नए सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स और नए मैक्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट द वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस। चलिए अभी रियलिटी प्रो के बारे में बात करते हैं। मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट एप्पल का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है एट अ रूमर्ड प्राइस टैग ऑफ $3,000। शायद आप इस इवेंट के दौरान इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नए मैक्स भी एक्सपेक्टेड है। सबसे एक्साइटिंग इन लॉन्चेस में से, मैक के लॉन्चेस में से होगा 15 इंच का मैकबुक एयर। इसी के साथ साथ बिकॉज ये एक डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस है तो ऑफकोर्स नया iOS, WatchOS, iPadOS, tvOS, ये सारी चीजें भी आप इस इवेंट के दौरान एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट, जहां मेटावर्स इनफैक्ट सारी की सारी जो हेडलाइंस है उससे हट चुका था। शायद ये नया एप्पल का प्रोडक्ट इसे वापस मेन स्ट्रीम बना सके, लेकिन आई होप कि इस बार इसका जो यूजेज है दैट विल गो बियॉन्ड जस्ट प्लेइंग गेम्स। प्रोबेबली एप्पल के सारे इकोसिस्टम के साथ एक सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए, बेहतर एंड मोर इन्वर्सिव फेस टाइम कॉल्स के लिए, इसके लिए शायद इसका यूज हो सके। तो शायद ये सारी चीजें हम इस नए प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ एप्पल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे अनाउंसमेंट्स इनफैक्ट एक कीनोट के दौरान एप्पल के कैंपस कुपर्टिनो में हो रहे हैं और यहाँ से मैं सारे अपडेट्स आपके लिए लेकर आ रही हूँ। राइट, तो शिवानी WWDC से हमें सारे अपग्रेड्स बताएंगी, क्या नए लॉन्चेस होते हैं, क्या नई चीजें आती हैं, सब कुछ आपके लिए सीधे कैलिफोर्निया से होगा। चलिए, हम 12वीं बोर्ड के रिजल्ट के बाद देश में इस वक्त एडमिशन का टाइम चल रहा है। ऐसे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क ने देश के टॉप इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी की है। ओवरऑल रैंकिंग में देश की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपना नंबर सबसे ऊपर रखा। देखिए, आपको बताते हैं एक एक करके टॉप इंस्टीट्यूट 2023 के कौन से हैं। तो शुरुआत के पांचों IITs हैं, मद्रास, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और IIT कानपुर। इसके अलावा टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु नंबर 1 पे है, उसके बाद JNU, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया जादवपुर कोलकाता से और BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी टॉप 5 में है। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज अगेन सब IITs हैं, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर और रुड़की। ये देश के 5 टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है 2023 के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें मैनेजमेंट कॉलेजेस की तो वहां पर IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर, IIM कोझिकोड, IIM कलकत्ता और IIT दिल्ली भी शानदार मैनेजमेंट कोर्स आपको उपलब्ध कराता है, इसलिए 5वें नंबर पर मौजूद है। टॉप कॉलेजेस की बात करें, ओवरऑल कॉलेज मिरांडा हाउस दिल्ली नंबर 1 पे, हिंदू कॉलेज ये भी दिल्ली से है, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, PSGR कृष्णमल्ला कोयम्बटूर और सेंट जेवियर कोलकाता। ये है देश के टॉप 5 कॉलेज 2023 के लिए।
और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर वो है ओडिशा हादसे के पीड़ितों की मदद के लिए एक बड़ी पहल रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। और वहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस फाउंडेशन जो है वो जियोबीपी नेटवर्क के जरिए एम्बुलेंस को फ्री फ्यूल देगा। जियोबीपी नेटवर्क के जरिए एम्बुलेंस में फ्री में फ्यूलिंग की जाएगी ताकि एम्बुलेंस का जो आना जाना है वो किसी भी तरीके से रुके ना। प्रभावित परिवारों को 6 महीने तक मुफ्त अनाज भी दिया जाएगा, मुफ्त राशन दिया जाएगा। रिलायंस स्टोर के जरिए इस राशन की सप्लाई की जाएगी। तो ये बड़े अनाउंसमेंट आ रहे हैं रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से। बालासोर जो ट्रेन दुर्घटना है वहां पर किस तरीके से रिलायंस फाउंडेशन लोगों की मदद के लिए पहुंचा है। हादसे में घायलों को मुफ्त दवाएं देने की भी बात यहां पर कही गई है। तो रिलायंस फाउंडेशन वहां पर एम्बुलेंस को जियोबीपी के माध्यम से डीजल या फ्यूल मुहैया कराएगा ताकि उनकी रफ्तार ना रुके। उसके अलावा राशन यहां पर दिया जाएगा। हादसे में घायलों को मुफ्त दवाएं दी जाएंगी। 6 महीने तक ये मुफ्त अनाज और राशन देने की बात कही गई है रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से। तो बालासोर में बड़ी दुर्घटना जिसमें अब तक 270 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं, 1000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। 3 गाड़ियां एक साथ टकराई थी। बड़ा हादसा ये पिछले 25-26 सालों में। और मदद के हाथ बढ़ रहे हैं रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से, जहां पर लोगों को राशन, दवाएं, इलाज ये सब मुहैया कराया जा रहा है। और जियोबीपी नेटवर्क के जरिए एम्बुलेंस को फ्री फ्यूल दिया जाएगा ताकि हॉस्पिटल में आने जाने में कोई एम्बुलेंस रुके ना रास्ते में। और जियो के ज़रिए यहाँ पर जो हादसे में जिन परिवारों ने अपना सब कुछ गंवाया है वहाँ पर नौकरी योग्य लोगों को नौकरी देने की भी बात है। यानी राशन, दवाएं, इलाज और नौकरी तक दे रहा है रिलायंस फाउंडेशन। यहाँ पर ओडिशा हादसे में पीड़ितों की मदद के लिए एक बड़ा हाथ बढ़ाया गया है रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से। तो आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी है।